This conference will now be recorded. लिखा हुआ है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019. प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट दैट डेट. मार्क्स कितने हैं? 18. 8 इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बाकी चीजें ट्रायल बैलेंस टाइप गिवन है. क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें जितनी इंफॉर्मेशन आप पुट करके आओगे कम से कम उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे. जैसे ये फॉर्मेटेड टॉपिक्स का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, जो ट्रांजैक्शन ठीक होंगी उसके नंबर मिलेंगे. अब आ जाते हैं और जरा ध्यान से चलते हैं. लिखा हुआ है ये एक हॉस्पिटल का डाटा है, CIH 31 दिसंबर के एक हॉस्पिटल का डाटा गिवन है. लिखा हुआ है बर्न वार्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. बर्न वार्ड मतलब क्या है कि एक वार्ड बन रहा है. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये क्या चीज होती है? नॉन करंट एसेट. क्या इसको डेप्रिशिएट करोगे? नहीं, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा. तो जनाब ये एक ट्रांजैक्शन हमें पता चल गई कि इसको क्या कहां पे लिखना है? नॉन करंट एसेट में. उसके बाद है कैफेटेरिया सेल्स. ये ट्रेडिंग एक्टिविटी आ गई. वो वर्किंग में जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे, वहां से जो उसका प्रॉफिट होगा वहां से फाइंड कर लेंगे. कैश एंड बैंक बैलेंस हमारा करंट एसेट है. डोनेशन फॉर बर्न वार्ड. अब एक बात याद रखें, अगर वो डोनेशन के बारे में ये बताए कि इस पर्पज के लिए है तो हम उसको लिखते होते हैं लायबिलिटी के अंदर, और जैसे जैसे उसमें से खर्च होती जाएगी वैसे वैसे एडजस्ट करते जाएंगे. बट जब तक उस पर्पज के लिए पड़ी रहे तो हम किस में लिख देते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर. फिर लिखा हुआ है एक्सपेंसेस एंड गिफ्ट फॉर वॉक ऑन डायबिटीज डेज. वो कहता है कोई डायबिटीज डे मनाया, उसके ऊपर जो खर्चे आए, यानी कुछ लोगों को गिफ्ट देना पड़ गया, तो वो कितना है? 2.6 एक्सपेंस है हमारे. फीस फ्रॉम पेशेंट इनकम. चलो जब हम ना इनकम को हाईलाइट करते जाते हैं, पहली इनकम हमारे सामने आई जर्नल डोनेशन. आप इसको इनकम में भी लिख सकते हो, आप जनरल फंड में भी लिख सकते हो. ठीक है, तो इनकम को भी अगर हम यहां पर लिखें तो ये भी हमारी इनकम आ जाएगी. जर्नल फंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में. उसके बाद आ जाता है इन्वेंट्री कैफेटेरिया की. इसका वो ट्रेडिंग एक्टिविटी में चला जाएगा. इन्वेंट्री मेडिसिन, इन्वेंट्री हॉस्पिटल सप्लाईज. एक बात याद रखें, अगर मेडिसिन आप सेल करोगे, मेडिसिन सेल करोगे तो उसका भी क्या कर लोगे? एक अकाउंट बना लेंगे ट्रेडिंग एक्टिविटी का. लेकिन अगर हम सिर्फ हॉस्पिटल की मेडिसिन इस्तेमाल हो रही है तो फिर अगर ओपनिंग क्लोजिंग गिवन हो तो इसका लेजर बनाकर जो कंज्यूम हो रही है ना वो एक्सपेंस में लिखते जाएंगे. कल जैसे मैंने स्टेशनरी के बारे में बताया था, अब सारी बातें रिपीट होना शुरू हो जाएगी. कोई भी एक्सपेंस नेचर की चीज, उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो, लेजर बनाओ, जितना खर्च हुआ है एक्सपेंस में लिखो, और जो क्लोजिंग पड़ा होगा वो करंट एसेट में ले लो. आपके मेडिसिन ओपनिंग इतनी पड़ी थी, मजीद खरीदी, क्लोजिंग है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ कंज्यूम. क्लोजिंग चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और जो खर्च हुई है वो किधर चला जाएगा? एक्सपेंस. उसके बाद आ जाओ इन्वेंट्री मेडिकल इक्विपमेंट. वो बताएगा जिस चीज की सेल नहीं गिवन होगी, इसका मतलब है वो सिर्फ कंज्यूम हो रही है, सेल नहीं हो रही. क्लोजिंग करंट एसेट में जितनी बच गई है, मेडिसिन बची पड़ी है, कोई सप्लाईज बची पड़ी है, कोई स्टेशनरी बची पड़ी है, वो किधर चली जाएगी? करंट एसेट. आपने अगर ध्यान से सुनोगे ना, 2 से 4 सवाल अच्छे कर लो, चीजें हाथ में आना शुरू हो जाती. अब आते हैं मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में, जरा गौर से देखें. डेबिट साइड पर भी लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड पर भी लिखा हुआ है. ये क्या चीज है? डेबिट साइड पर कॉस्ट है, क्रेडिट साइड पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है. मेडिकल इक्विपमेंट है तो नॉन करंट एसेट ही ना. मेडिकल इक्विपमेंट क्या चीज है? नॉन करंट. डेबिट साइड पर भी वैल्यू लिखी हुई है, क्रेडिट साइड पर भी. तो डेबिट साइड वाली कॉस्ट और क्रेडिट साइड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. मिसलेनियस एक्सपेंस. फिर लिखा हुआ है अदर फिक्स्ड एसेट्स. फिर वही देखो, डेबिट साइड पर भी है,
क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड वाले कॉस्ट और क्रेडिट साइड वाली नॉन अक्यूमुलेटेड। अच्छा एसओएफई में हम कैसे लिखेंगे इनको, नेट करके या अलग अलग ही? नेट करके, क्योंकि वहां पर बुक वैल्यू लिखते होते हैं, वहां पर हमने कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेबिशन करके लिखना होता है। कॉस्ट पे बनने हैं, जहरी सी बात है, जब अक्यूमुलेटेड डेबिशन गिवन हो तो एसेट के लेजर कॉस्ट पे बनते हैं। पेबल्स आ गए, फिर परचेजेस आ गए कैफेटेरिया की, परचेजेस मेडिसिन की, परचेजेस हॉस्पिटल सप्लाईज की, रिसीवेबल्स गिवन है। रिसीवेबल्स का अगर कोई डाटा अदर ना गिवन हो ना तो रिसीवेबल हम किस साइड में लिखते हैं? करंट एसेट्स। रिसीवेबल्स, हर टाइप के रिसीवेबल्स हमारे एसेट्स होते हैं। रेंट की बात होगी, स्पॉन्सरशिप ऑफ वर्क ऑन डेबिटीज क्रेडिट साइड पर है, स्पॉन्सरशिप ऑन वर्क ऑन डेबिट इनकम। दो तरीके, इसको इनकम में लिख दो और जो इसके ऊपर खर्ची है वो एक्सपेंस में लिख दो, या दोनों को नेट करके लिख दो, और जितने खर्चे हुए और जितने पैसे मिले उनको नेट करके लिख दो। अगर एक्सपेंस ज्यादा हो तो एक्सपेंडिचर में लिख दो, इनकम ज्यादा है तो इनकम में लिख दो। नेक्स्ट है जनाब स्टाफ की सैलरी। जी सर ये जो लिखा हुआ ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट साइड पे दोनों इक्विपमेंट का और एसेट्स का, ये जरा दोबारा बता दें। ये डेबिट साइड पर कॉस्ट लिखी हुई है, क्रेडिट साइड पर उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके चलिए जी, सैलरीज डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ की है, एडमिन स्टाफ की है, ये एक्सपेंस में चला जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट में चला जाएगा। यूटिलिटीज, ये तो सीधी सीधी इंफॉर्मेशन थी और हमें ऑलमोस्ट आइडिया हो गया कहां पे लिखनी है। ओके होगी बात। अब आ जाते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे, जिसे आप लोग फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट कहते हो। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन एंड हॉस्पिटल सप्लाईज वाज 25 मिलियन एंड 13.8 मिलियन रिस्पेक्टिवली। उसने हमें क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। फिर कहता है मेडिसिन कॉस्टिंग 3.1 मिलियन वर फाउंड एक्सपायर्ड, और जो एक्सपायर हो जाएंगी ना क्लोजिंग स्टॉक से माइनस कर दें। और एक बात याद रखना, जो चीज क्लोजिंग स्टॉक से माइनस कर देते हैं ना उसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे आ चुका होता है या कॉस्ट ऑफ सेल पे आ चुका होता है, दोबारा करने की जरूरत, क्योंकि आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक कम करोगे प्रॉफिट कम हो जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती है। आगे वो कहता है मेडिसिन आर ओनली यूज्ड टू ट्रीट द एडमिटेड पेशेंट्स एंड आर नॉट सोल्ड सेपरेटली। कहते हैं इसको सेल नहीं किया जाता, सिर्फ जो मरीज आते हैं उन पे कंज्यूम किया जाता है। इसका मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ कैफेटेरिया का बनेगा। ईयर एंड फिजिकल काउंट ऑफ कैफेटेरिया इन्वेंट्री कुड नॉट टेक प्लेस। कहता है क्लोजिंग स्टॉक उसका नहीं पता। गुड्स आर सोल्ड इन द कैफेटेरिया एट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑन सेल्स। सीपीएस का पता है? अगर आपको सेल्स गिवन हो तो क्या कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर सकते हो? सेल्स गिवन है और उसने प्रॉफिट परसेंटेज भी दे दी, और प्रॉफिट परसेंट है किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर। तो सेल्स का 25% लेगा प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट और सेल का डिफरेंस कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट और सेल का डिफरेंस कॉस्ट ऑफ सेल। ये बातें सारी की सारी थोड़ा सा सुकून से सोचने वाली होती है। अगली बात वो कहते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग वाज रुपीज 1.4 मिलियन। आउटस्टैंडिंग का मतलब है एक महीने का रेंट पेएबल है। क्या करते हैं जो एक्सपेंस पेएबल होता है रेलिवेंट एक्सपेंस में ऐड करके लिखेंगे और करंट लायबिलिटी में, रेलिवेंट एक्सपेंस में ऐड करंट लायबिलिटी। और आपको पता है हम अक्रूवल बेसिस पे करते हैं, इसकी एंट्री अगर पास करें तो रेंट डेबिट, रेंट पेएबल, क्रेडिट, रेंट में ऐड कर देंगे, करंट लायबिलिटी में लिख देंगे। कहते हैं 15% ऑफ सैलरीज एंड 10% ऑफ रेंट आर रिलेटेड टू कैफेटेरिया। इसका मतलब है जब कैफेटेरिया का अकाउंट बनाएंगे ना तो उसमें 25% 15% सैलरीज और 10% रेंट उसके अंदर एक्सपेंस में लिखी। ये ऊपर जो गिवन है एडमिन स्टाफ की, डॉक्टर और नर्सिंग की तो नहीं लिखेंगे ना कैफेटेरिया में, एडमिन की लिखेंगे ना। है गिवन ही एडमिन, दो गिवन है, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की सैलरी गिवन है और एडमिन की गिवन है। ये उसने गलती कर दी, उसको बताना चाहिए था। हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर्स वगैरह अब कैफेटेरिया पे किसी को चाय तो नहीं पकड़ाएंगे ना,
या कोई ऐसा एडमिन का काम तो नहीं करेंगे ना कैफेटेरिया का, कोई और एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है, डॉक्टर और नर्सिंग की नहीं हो सकती। आगे चलते हैं, वॉक। हाँ, ये इसमें ना सबसे उसने अजीब जो बात बताई है ना, ये जब पहली दफा ये सवाल किया था तब भी इसने बच्चों को कंफ्यूज किया था और आपको भी करेंगे। हॉस्पिटल फैसिलिटीज ऑफ ₹48.6 million वर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू द पेशेंट। लगता तो ऐसा ना एक्सपेंस है, इसको उसने अज्यूम किया है कि ये एक इंफॉर्मेशन है बस, कि उसने इतनी फ्री फैसिलिटीज दी है, बाकियों के पैसे लिए हुए, और ये ऊपर के जितने एक्सपेंसेस हैं उसके अंदर शामिल है, यानी बाकी जो ऊपर एक्सपेंसेस गिवन है ना, उसने कहा है कि जितने उसके खर्चे होते हैं वो इतनी मिलियन की फ्री फैसिलिटी दी है, बाकियों के उसने पैसे लिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर पेशेंट फीस नहीं दे रहे वो इसके अलावा है। तो इसका मतलब है ये अमाउंट सिर्फ एक जस्ट इंफॉर्मेशन है, हालांकि करना तो यही चाहिए, इसको एक्सपेंस में लिखना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें सर्विस मिली है। लेकिन आई कैप ने अपने सोल्यूशन में, या वैसे भी अगर हम करेंगे तो ट्रायल बैलेंस पे टैली नहीं होता, स्टेटमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन टैली भी नहीं होती, तो इसको हम फिर एक्सप्लेन ही कर सकते हैं कि इसके 2-3 मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो ये है कि उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है कि इतनी हम फ्री फैसिलिटी दे चुके हैं, और ऊपर तमाम फैसिलिटीज की कॉस्ट बताई हुई है, वो उसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो इसका फिर हमने कुछ नहीं करना, और वैसे तो कुछ भी नहीं करना कि अगर हम इसको एक्सपेंस वगैरह में लिखते भी हैं तो हमारा पेपर में ये टैली भी नहीं होता। लेकिन वैसे एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट के तहत अगर हम ये पढ़ेंगे तो एक्सपेंस में लिखना बनता है, लेकिन एक्सपेंस में लिखेंगे तो इतने का फर्क आ जाएगा हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। और उसने इसको यही समझा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो बताई है बात, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इसका एक्सपेंस जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं उसके अंदर इसकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड। ओके होगी बात। उसके बाद आगे चीजें आसान है, ये आपने बताना है। वॉक ऑन डायबिटीज डे was organized in December 2019. Expenses relating to the event amounting to rupees 1.2 million were outstanding. Outstanding का मतलब पेपर, एक्सपेंस में ऐड करंट लायबिलिटी। तो ये चीजें याद आई, ये सारे का सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है टोटली। पहले इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती थी क्योंकि टॉपिक साथ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता था, अब वो टॉपिक खत्म हो गया तो अब इसकी वैल्यू बढ़ गई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू 36.8 million वर रिसीव्ड एज डोनेशन, दे हैव बीन ब्रॉट इनटू यूज बट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कहते हैं उसको इस्तेमाल तो करने लग गए लेकिन अभी तक बुक्स में नहीं लिखा। आपको एक मेडिकल इक्विपमेंट डोनेशन के तौर पे मिला, ये वही गवर्नमेंट ग्रांट की तरह है, तो क्या करेंगे, उसकी फेयर वैल्यू इनकम लिख देंगे, एक मेडिकल इक्विपमेंट में ऐड कर देंगे, मेडिकल इक्विपमेंट डेबिट, डोनेशन इनकम क्रेडिट। और वो कहता है कि जो भी आपके नॉन करंट एसेट्स हैं ना, हमने उसको डेप्रिशिएट करना है किस बेसिस के ऊपर, WD। ये वही हमारा तरीकाकार होगा पुराना, जिस तरह से हमने चीजों को डेप्रिशिएट करते। चले जनाब, इनकम में एक तो ये 36.8 मिलियन आएगा यहां इस इंफॉर्मेशन से, उसके बाद तो कोई इनकम वाली इंफॉर्मेशन नहीं है। ऊपर आपके पास एक इनकम लिखी हुई है, पेशेंट से फीस रिसीव की है, एक इनकम लिखी हुई है जनरल डोनेशन मिली है, और एक इनकम आ जाएगी कैफेटेरिया से अगर आई तो बिस्मिल्लाह करते हैं। CIL हॉस्पिटल का नाम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर अनरिकॉर्डेड का क्या सीन है। अनरिकॉर्डेड का मतलब है कि चीज इनकर्ड हुई है, हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई, तो वो अब हम रिकॉर्ड कर लेंगे, जो उसकी नेचर होगी उसी हिसाब से रिकॉर्ड कर लेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड, ईयर क्या है 31 दिसंबर 19। सबसे पहले इनकम की हेडिंग दे लेते हैं। इनकम थोड़ी सी होती है, और कितनी अच्छी बात है कि सब्सक्रिप्शन है ही नहीं,
इसमें सब्सक्रिप्शन के लेजर आपको तंग करते रहेंगे इंशाल्लाह, और आप तंग होते रहना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जितना तंग होंगे उतनी कुछ ना कुछ चीजें समझ लगेंगी। इनकम के अंदर एक चीज हमारे पास है पेशेंट की फी। एक डोनेशन है, डोनेशन को एक ही नाम से लिखा करें, दोनों को प्लस कर देंगे। स्पॉन्सरशिप को यहां पर लिखना है, लिख लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। स्पॉन्सरशिप से जो वो डायबिटीज में केस में आई है, वैसे बेहतर ये होता है सेम नेचर की इनकम और एक्सपेंस होना तो नेट करके लिखा करें, सेम नेचर की। अगर ऐसा लिख दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन बेहतर क्या होता है कि आई कैप के जितने भी सोल्यूशन है उनकी प्रेजेंटेशन में यही है कि जैसे कल हमने टूर्नामेंट का किया था, वो टूर्नामेंट से रिलेटेड सारी इनकम और एक्सपेंस को नेट करके लिखा था, ये भी वही चीज है। उसके बाद और कौन सी इनकम है यहाँ पे, डोनेशन भी होगी, पेशेंट फी की भी होगी, कैफेटेरिया की है, एडजस्टमेंट में तो डोनेशन नहीं है, वो तो उसमें डोनेशन के साथ ऐड कर देंगे, क्या डोनेशन है। चले जनाब, पेशेंट से फीस कितनी मिली है, रुपीज एंड मिलियन है, 125 मिलियन, 125 मिलियन। डोनेशन आपको एक तो मिल गई है, जर्नल डोनेशन कितनी है 82.6, एक है 82.6 प्लस वो जो मेडिकल इक्विपमेंट मिला था 36, टोटल कर दें 82.6 प्लस 36.8। सेकंड लास्ट लाइन में नहीं लिखा हुआ था कि एक मेडिकल इक्विपमेंट जिसकी फेयर वैल्यू 36.8 मिलियन, 119 स्पॉन्सरशिप जो डायबिटीज का है, बेहतर है कि आप लोग उसको करना, लेकिन यहाँ पर अब हमने लिख तो लिया तो लिख लेते हैं। कितना मिला डायबिटीज की स्पॉन्सरशिप, कितनी मिली है 2.2। कैफेटेरिया की वर्किंग कर लेते हैं, हाँ जी, कैफेटेरिया की वर्किंग नंबर 1, सेल कितनी है 24.4, इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, क्या वो तो इक्विपमेंट की है ना, वो हम लिखेंगे लायबिलिटी के अंदर, जो स्पेसिफिक किसी पर्पस के लिए होती है ना, तो वो हम लिख देते हैं नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, जैसे खर्च होती है फिर उसको साइड पे लिखते हैं। क्या वही बर्न वार्ड की डोनेशन है ना, और जैसे बर्न वार्ड पे खर्चा होगा तो तब वहां से लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, उधर बर्न वार्ड में एसेट में ऐड होता जाएगा, और उतनी अमाउंट हम इनकम में ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ जी, जीपी रेशियो कितना है 25% ऑफ सेल्स। लो जनाब, तो जीपी हमारे पास आ गया, इसका 25% ले लो, 24.4 का 25% कितना 6. डन। इसमें से लेस कर दो एक्सपेंसेस, कौन से भला, वो सैलरीज 15% सैलरीज और 10% रेंट था, 15% सैलरीज का और 10% रेंट का। तो निकालेंगे, एक मिनट, आपको चाहिए कैफेटेरिया का नेट प्रॉफिट, राइट, चाहिए, सेल गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो क्या वहां से जीपी आ गया, सीपीएस लगा दो, ठीक है। अब उसके बाद हमने उसमें से जो सैलरीज है वो भी माइनस कर देंगे, और बाकी जो बात आप कर रहे हो ना, वो हम जो कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करते हैं, वो जब सीपीएस ना गिवन हो ना, प्रॉफिट परसेंटेज ना गिवन हो,
तो तब करते करेंगे आप भी सही, वो हमें एक पर्पस के लिए जरूरत है, क्योंकि कैफेटेरिया का क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन, तो उसके लिए फाइंड करेंगे, पहले आप ये तो कर सकते हैं। एक काम कर लें, फिर दूसरा काम भी करते हैं। आप मुझे बताएं कि सैलरीज हैं कितनी, सैलरीज कितनी है? कोई सैलरीज अनपेड तो नहीं है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज तो नहीं है? 24 का 24 का 50 में कितना आ रहा है? 3 पॉइंट। हाँ, रेंट यहाँ पर कितना लिखा हुआ है ऊपर? 19.6 प्लस 1.4, इसका 10% लेंगे, 2.1। लो जी, ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। आप देखा करो, अपना टारगेट सोचा करो, सारे काम हो जाएंगे। 6.1 में से 3.6 और 2.1 माइनस करो। मैं बात कर रहे तो 0.4। देखें, आप अगर मैं स्टॉक का अकाउंट बनाऊं, जो कि मुझे बनाना पड़ेगा, ओपनिंग कैफेटेरिया का स्टॉक कितना गिवन है, ये क्वेश्चन में देखो जरा। ओपनिंग कैफेटेरिया का स्टॉक 4.7, राइट। क्लोजिंग का नहीं पता। परचेज कितना किया है? 16 पॉइंट। डन। अब आओ जरा, आपने 24, हाँ ये ओपनिंग स्टॉक है 20। ट्रायल बैलेंस के अंदर ना हमेशा कैपिटल और स्टॉक ओपनिंग गिवन होता है, अनटिल एंड अनलेस के उसके साथ ना लिखा हुआ हो कि ये क्लोजिंग है। बिल्कुल ये नहीं उसके सामने लिखा हुआ। हम जब भी सवाल करते हैं ना, आपको याद होगा, ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक गिवन होता है और क्लोजिंग स्टॉक बाहर गिवन होता है। याद आया? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सवाल करते थे, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में गिवन होता था कि हम उसको कॉस्ट ऑफ सेल में भी लिखते थे, करंट एसेट में भी लिखते थे, और ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस में गिवन होता था। ठीक है, तो अगर हाँ जहां उसने क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है ना, आगे ब्रैकेट में डेट लिखता ना, तो ये क्लोजिंग स्टॉक होता। ठीक है, लेकिन अगर डेट नहीं लिखेगा तो ये कौन सा स्टॉक होता है? ओपनिंग। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में होगा। अब हाँ जी, ये कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर होता है। अच्छा, अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस वो सिर्फ बैलेंस शीट में लिखते होते हैं, क्योंकि फिर वो परचेज में से माइनस करके वो लिखता है। अच्छा, अब आज जरा 24.4 मिलियन आपकी सेल्स है, 25% इसके ऊपर प्रॉफिट है, जो कि आपने फाइंड किया 6.1। डन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल है 24.4 और प्रॉफिट है 6.1, तो कॉस्ट कितनी होगी? क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल कैसे फाइंड होती है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू नेट ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना। आपके पास सेल है 24.4, ये नहीं गिवन, वो इसमें से ये माइनस कर दो 6.1, 18 पॉइंट। इसका मतलब ये है कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास 18 पॉइंट। बाद में बताता हूं, पहले कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करने का एक और तरीका, क्योंकि जो चीजें आपको आती हैं वही ले आते हैं। फिर सीपीएस बनाओ, 25% ऑफ सेल्स है, कॉस्ट कितनी है? फिर नहीं, कॉस्ट सेल 100 है, प्रॉफिट कितना है, और कॉस्ट कितनी है? मुझे बताएं 24.4 को मैं किस पे डिवाइड करूं और मल्टीप्लाई किससे करूं? अब आप राजी हो? और यही है ना कि सीपीएस से अगर आप फाइंड करना चाहते हो, हाँ
एक्सपेंस माइनस की है और ठीक है। अब आप आ जाए वापस, कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। ऐसा ही है, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए आपको ओपनिंग स्टॉक मिल गया, परचेजेस गिवन है, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास आ गई, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर सकते हो? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को मैंने लिखना है जाकर करंट एसेट में। अब या तो ये फॉर्मेट भी आपने पढ़ा हुआ है, इसमें ओपनिंग स्टॉक आपके पास आ गया, परचेजेस आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल आपने अभी फाइंड कर ली, तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास आ गया 2.8। चाहे इससे कर लो या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ, चाहे इक्वेशन से कर लो। मेन आप लोगों के पास कैफेटेरिया का क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं था। एक शख्स का मैसेज आया कि सर हो सकता है कि हम ये अज्यूम कर ले सारा ही सेल हो गया हो। अगर सारा सेल होता तो फिर प्रॉफिट कोई और होता। हमने यही तो चेक किया है कि अगर सारा सेल होता तो फिर हमारी बैलेंस शीट फिगर कोई आ ही नहीं रहा होती, 2.8 आ ही नहीं रहा होता। ठीक है, तो इसलिए हमें ये लेजर बना लेना चाहिए या ये वर्किंग कर लेनी चाहिए क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड करने के लिए। चले जनाब, यहां पर तो हमारा जो काम था वो तो छोटा सा काम था। कैफेटेरिया का ट्रेडिंग अकाउंट से कितना आया था? 0. इनकम खत्म हो गया। पेशेंट की फीस गिवन थी, डोनेशन गिवन थी, स्पॉन्सरशिप फीस गिवन थी और कैफेटेरिया की इनकम हमने फाइंड कर ली। टोटल कितनी आ रही? प्लस करके बता दें। 247। अब आ जाते हैं एक्सपेंडिचर्स पे। सिस्टमैटिकली चलना है क्योंकि इंफॉर्मेशन हमने पढ़ ली है। सबसे पहले एक्सपेंस एंड गिफ्ट फॉर वॉक ऑन डेबिट इज 2.6 और इसके कुछ पैसे अभी आउटस्टैंडिंग भी हैं। जरा एंड पे इंफॉर्मेशन में जाकर देखो, वॉक ऑन डेबिटीज के कुछ पैसे हमने अभी देने हैं 1.2। इसको लायबिलिटी में भी लिखेंगे और एक्सपेंस में भी ऐड करेंगे क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं वो इनकर्ड हो चुके होते हैं, तो रेलिवेंट एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं और करंट लायबिलिटी में जाकर लिखेंगे। तो पहले डेबिटीज के एक्सपेंस कितनी अमाउंट है? 1 पॉइंट, पहले ऊपर कितनी है? 2.6 प्लस 3.8। उसके बाद मेडिसिन का लेजर बनाए, जिसका ओपनिंग क्लोजिंग आपको ये तो अब पता चल गया ना कि मेडिसिन एक्सपेंस में ही आएगा, वो सेल के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो मेडिसिन का लेजर बनाए। मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका भी बता देता हूं। क्या 2.6? अच्छा यहां पर आप कह रहे हो, ओ ठीक है, उसने जो कहा था वो मैंने 2.8 लिख दिया था गलती से। मेडिसिन, अच्छा मेडिसिन का आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग आप लेजर ना बनाए, डायरेक्ट लिख लें ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ कंज्यूम आ जाएगी। ओपनिंग मेडिसिन कितना बैलेंस पड़ा है? ये यहां पे पड़ा है, ये 19.8 19.4 प्लस परचेज कितना है? वो क्लोजिंग है। दो बैलेंस गिवन है ना, तो दोनों बैलेंस के अलग अलग बताया हुआ है। एक मेडिसिन का बैलेंस बताया हुआ है क्लोजिंग, और एक और बताया हुआ है सप्लाईज का शायद बताया हुआ है। ठीक है, हमने किसका लेना है? मेडिसिन का। 60.5 माइनस, अब क्लोजिंग मेडिसिन का बैलेंस कितना है?
एक मिनट, पहले गिवन कितने 25.8, उसमें से 3.1 की मेडिसिन एक्सपायर हो गई है, तो वो क्लोजिंग में से माइनस कर, क्लोजिंग में से, तो गिवन है वो कहता है क्लोजिंग फिजिकल इन्वेंटरी ऑफ मेडिसिन एंड हॉस्पिटल सप्लाईज। अभी हमने हॉस्पिटल सप्लाईज को नहीं देखना, सिर्फ मेडिसिन को देखना। 25.8 माइनस 3.1 22 लॉ जनाब, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, हमारे पास आ जाएगा मेडिसिन यूज कितनी हो जाएगी, कितना। देखो मैंने कल भी कहा था स्टेशनरी अगर उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो, सारी बातें छोड़ें, कोई भी एक्सपेंस अगर उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो तो लेजर बनाकर एक्सपेंस में लिखते हैं, ये बात पता है। कोई भी एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हो तो क्या करना है, लेजर बना। तो ये मैंने लेजर बनाया है। कैसे बनाते हैं लेजर, ब्रॉड ऑन कितना था इसका 19.4, परचेज कितना था 60. इसको हम कैश के नाम से भी लिख सकते हैं। कैरीड ऑन कितना है 22. अब जरा देखें 25.8 टोटल पड़ा था मेडिसिन, 3.1 मिलियन की एक्सपायर हो गई है, तो क्या वो भी क्लोजिंग स्टॉक में रखोगे। एक्सपायर हो जाए, खराब हो जाए या कोई डिस्ट्रॉय हो जाए, वो निकाल देंगे। अब जो चीज बच जाएगी वो किस में चली जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। वो देख ले 57 पॉइंट। ओके की बात। जिस एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो लेजर बना लो, और जिसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ना गिवन हो डायरेक्ट लिख लो। इसमें तो कोई ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। स्टेशनरी हो, सप्लाईज हो, मेडिसिन हो। नेक्स्ट आप देखें सेम सप्लाईज के बारे में देखें। सप्लाईज का ओपनिंग बैलेंस कितना है 8.5 प्लस परचेज कितनी है उसकी 18.7। ये या 8.7 माइनस क्लोजिंग उसने बताया हुआ नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ये वही लिखा हुआ है ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, या आप लेजर बना लो, ये एक्सपेंस का लेजर बना हुआ है एक तरह 13 डन। सप्लाईज के बाद क्या लिखा हुआ है, ऑफिस सप्लाईज हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट एसेट में आ जाएगा, मिसलीनियस एक्सपेंस 8.5। फिर लिखा हुआ है पेबल्स हमारी लायबिलिटी है, कैफेटेरिया की परचेज हो गई, मेडिसिन की परचेज, हॉस्पिटल सप्लाईज की परचेज, रिसीवेबल एसेट में आ जाएगा रेंट 19.6 प्लस 1.4 का 90%। 10% उधर नहीं लिखा था कैफेटेरिया में, या टोटल में से वो माइनस कर दो, टोटल में से जो उधर लिखा था 2.1 शायद वो माइनस कर दो, या इसका 90% ले लो, जैसे आपका दिल करे। 18.9। रेंट के बाद आ जाओ जनाब, ये इनकम में आ गया सैलरीज, रेंट जी नहीं नहीं, टोटल रेंट ऊपर भी, वो तो 1.4 तो आउटस्टैंडिंग है, उतना तो पे नहीं किया। जो ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग क्या करते हो कि जो पेबल होता है वो ऊपर वाले में ऐड करते हो। 19.8 पे कर दिया और 1.4 अकर हो गया, वो पे नहीं किया, तो एक्सपेंस तो सारा हुआ ना, एक्सपेंस तो कंप्लीट लिखेंगे, और जो लायबिलिटी में सिर्फ 1.4 लिखेंगे। आपके पूरे साल के जो रेंट के एक्सपेंस आएंगे वो सारा लिखेंगे, या जिसने अभी पे नहीं किया वो लिखेंगे, सारे लिखेंगे। तो 19.6 ऊपर ट्रायल बैलेंस में पड़ा हुआ है, 1.54 अभी तक पे ही नहीं किया, तो टोटल एक्सपेंस हो गया। उसका 10% चला गया कैफेटेरिया में टोटल का, और 90% किधर आ जाएगा यहां पे। सैलरी 24 का 85%, 20.4
सैलरी के बाद नर्सिंग की सैलरी कितना है? नर्सिंग स्टाफ की सैलरी कितनी है? 38 पॉइंट। उसके बाद यूटिलिटीज 12 पॉइंट। अच्छा, एक और भी एक्सपेंस कोई पेएबल था, वो लिख लिया था हमने। एक बिल और भी रहता था डायबिटीज का, शायद वो लिख दिया। डेप्रिसिएशन निकाल लें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करते हैं? ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू, बेचा तो कोई है नहीं, बेचा, और एडिशन की डेप्रिसिएशन, वही डेप्रिसिएशन IAS 16 के तहत या लेजर बना लिया करो या वर्किंग कर लिया करो। लेजर तब बनाते हैं जब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो। लेजर कब बनाते हैं? जब ओपनिंग, इसकी डायरेक्ट वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग करते हैं डेप्रिसिएशन की। ब्रॉड ऑन, ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू आएगी या कॉस्ट? बुक वैल्यू आएगी। जरियाब भाई कह रहे हैं पेबल लिखे, जरियाब भाई वो लिखेंगे उसके अंदर जाके, लायबिलिटी के अंदर, वो लायबिलिटीज में लिखेंगे। फॉर द ईयर अगर वो कहता कि इतना इस्तेमाल हो गया तब लिखते, उसने कुछ नहीं बताया। हाँ जी, किसी पर्पस के लिए मिले ना, तो जब तक वो पर्पस फुलफिल ना हो ना, तब तक हम लायबिलिटी में लिख देते। तो बर्न वार्ड के लिए मिली, तो बर्न वार्ड तो अभी प्रोसेस में चलता है, कंप्लीट नहीं हुआ। चले जनाब, आज जरा डेप्रिसिएशन मुझे बुक वैल्यू बता दें मेडिकल इक्विपमेंट की। 1 मल्टीप्लाई द रेट क्या है, और एडिशन कितना हुआ था? बताएं, दोबारा सुने। 121.2 बुक वैल्यू आ गई, जो पहले पड़ा हुआ था उसका 15% लिया तो कितनी है, कितना आंसर आ गया? 18.18। और जो एडिशन है, क्या उसकी डेट बताई हुई है? डेट ना बताई हो तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन ले लो, डेट बताई हो तो उस डेट से ऑनवर्ड, डेट ना बताई हो तो हम समझेंगे कि साल के शुरू में मिल गया था। तो 36.8 का 15%, 5.5 टोटल। इस डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में भी जाएगी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जाकर ऐड भी होगी। डानो की बात, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास होती है? इसका मतलब है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में जाएगा, अक्यूमुलेटेड फिर क्रेडिट हो रही है, इसका मतलब वो भी बढ़ रही है, तो उसमें भी तो जाकर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऐड करनी है। वो जो अक्यूमुलेटेड पड़ी है वो तो साल के शुरू तक है, तो इस साल की उसमें जाकर ऐड हो जाएगी, या डायरेक्ट एसेट में से माइनस कर दें। हाँ जी, नेक्स्ट बताएं। अच्छा है, जरा शोर कम करें, कुछ लोगों के सवाल हैं। अदर फिक्स्ड एसेट्स, ब्रॉड डाउन उसके अंदर है ही, ब्रॉड डाउन उसकी बुक वैल्यू बताएं कितनी है? अदर फिक्स्ड एसेट्स बस पूरा मल्टीप्लाई बाय 15%, 8 पॉइंट। लो जनाब, डेप्रिसिएशन आपके पास आ गई, अलग अलग चाहे लिख ले या दोनों को प्लस कर लें। पहली डेप्रिसिएशन कितनी थी? 23.7 प्लस 8.4, एडिशन ये तो डायरेक्ट ब्रॉड ऑन के लिए ना, कितना आ गया टोटल? 32.1। उसके बाद कोई एक्सपेंस रह तो नहीं गया? टोटल करे एक्सपेंसेस का, तो माइनस करेंगे, लेकिन एक्सपेंस में तो फिर भी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आनी है। काट दो, एक्सपेंस कितने आ गए टोटल? जी वालेकुम सलाम।
सर ये जो पेएबल्स हैं वो हमारी लाइबिलिटी और एक्सपेंस दोनों में नहीं आएंगे? वो अगर एडजस्टमेंट में हूं तब, जो ट्रायल बैलेंस में होता है ना, तो उसका एक इफेक्ट जा चुका होता है, सिर्फ दूसरा लिखना होता है। ओके सर। बात समझ लगी? ओके सर। हाँ, अगर एडजस्टमेंट में हो तो उसको एडजस्ट करना है। हाँ जी, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इसको आप लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कितना आ गया? 42.1। अच्छा, कुछ लोग बार बार बर्न वार्ड की डोनेशन का जिक्र कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी नॉन करंट एसेट के लिए या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर हमें डोनेशन मिले, तो जब तक वो काम होता रहे और डोनेशन जो अमाउंट रिमेन पड़ी रहे, तो उसको हम रिजर्व मतलब नॉन करंट लायबिलिटी में लिख देते हैं। जैसे बर्न वार्ड कंप्लीट होगा, जितना खर्च हो गया उधर खर्च हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा वो इनकम में लिख देंगे, पहले नहीं लिखेंगे। और अभी बर्न वार्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में है। ओके होगी बात? चले जी, अब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बनाने लगा हूं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as at 31st December 2009। अपने तमाम हम यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि आप डायरेक्ट नॉन करंट एसेट्स पे आ जाए ना। नॉन करंट एसेट्स एक तो मेडिकल इक्विपमेंट है, अदर फिक्स एसेट्स हैं, और बर्न वार्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया ना। सबसे पहले लिखते हैं मेडिकल इक्विपमेंट। ओपनिंग में कितने पड़े थे मेडिकल इक्विपमेंट? ओपनिंग में मेडिकल इक्विपमेंट 185 पॉइंट प्लस एक डोनेशन के तौर पे मिला था। कितना? 36 पॉइंट माइनस। अब जरा गौर फरमाएं, एक हमारे पास पहले से एक्यूमुलेटेड डेप्थ पड़ी है 64.2, और इस साल वाली भी इसमें ऐड कर दें, या दोनों को माइनस कर दें, एक ही बात। दोनों को प्लस करके माइनस कर दो, या अलग अलग माइनस कर दो, तो माइनस 64.2 माइनस इस साल की कितनी आई थी डेप्थ? सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट की 23 पॉइंट, टोटल नहीं बतानी। ये थी मेडिकल इक्विपमेंट की 23 पॉइंट। ये था ब्रॉड डाउन, ये एडिशन, दोनों को प्लस किया, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया है, इस साल की भी और जो पहले पड़ी थी वो भी। तो टोटल कितना आ गया? 134.3। आप ऐसे भी कर सकते हो, दरमियान में प्लस लगाकर ऐसे ब्रैकेट भी लिख सकते हो। ठीक है, मेन क्या है? ब्रॉड डाउन में डेप्शन फॉर द ईयर ऐड की,
और कॉस्ट में से माइनस कर दें। मेडिकल अदर फिक्स्ड एसेट्स, अदर फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट कितनी है 110.7 माइनस ब्रॉड ऑन कितना था उसका 54.7 और इस साल की कितनी थी उसकी रक्षा 47.6 बर्नवार्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितना वो पहले नंबर पे लिखा हुआ था 55 पॉइंट। इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई नॉन करंट एसेट नहीं था, सबको प्लस करके बता दें कितना आ गया नॉन करंट एसेट्स। सबको प्लस करके बताएं 237.2 ओके की बात। तो इसके बाद करंट एसेट पे चलते हैं। करंट एसेट में एक तो हमारे पास स्टॉक बताओ ना सारे, कैफेटेरिया का, सप्लाईज का, मेडिसिन का भी, सबका स्टॉक। कैफेटेरिया का कितना है 4.7 वो जो हमने खुद फाइंड किया था, कैफेटेरिया का हमने खुद फाइंड किया था 2.8 तो जिसका लेजर बनाया था। मेडिसिन का कितना था जो गिवन है उसमें 3.1 माइनस करके बताना 25.8 था ना और उसमें 3.1 एक्सपायर हो गया था। कैफेटेरिया का हमने खुद निकाला था, बाकी सारे गिवन है। कैफेटेरिया मेडिसिन का गिवन है, पहली एडजस्टमेंट में गिवन है, मेडिसिन का और सप्लाईज का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। सप्लाईज का कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एक रिसीवेबल भी गिवन है 31 पॉइंट डन। अब बता दो कैश एंड बैंक, जो जो क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें गिवन है 8.4। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी लिखेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना 38.0। और बताएं कोई करंट एसेट हो, करंट एसेट कोई गिवन हो, अगर मिलेगा तो डेबिट साइड पर ही मिलेगा। यही है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिख लिया है 117.1। टोटल एसेट्स 354.3 डन। अब आ जाएंगे जर्नल फंड एंड लायबिलिटी। तो आ जाए जरा जर्नल फंड एंड लायबिलिटी। हाँ जी जनाब, जर्नल फंड एंड लायबिलिटी। जर्नल फंड कितना है ये इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 195.6। ऐड कर देना है हमने इसके अंदर सरप्लस, वो कितना फाइंड हुआ था 42.1। जनरल फंड कितना आ गया 1 बल्कि 2 आ जाएगा 1। अच्छा ये 195.6
195.6 कितना 227.7। अगर कुछ लोग सोल्यूशन मांग रहे हैं, सोल्यूशन मैंने आज सुबह सुबह भेज दिया था, जो नई असाइनमेंट भेजी थी उसमें इन तमाम के सॉल्यूशंस हैं, और वैसे भी मैंने आपको पास पेपर के सॉल्यूशन भेज दिए हुए हैं, और ये सॉल्यूशन पास पेपर में गिवन है। उसके बाद आ जाए जनाब नॉन करंट लायबिलिटी में क्या लिखना है भला? नॉन करंट लायबिलिटी में वो जो डोनेशन नहीं है बर्नवार्ड की, वो बर्नवार्ड डोनेशन, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी इसलिए लिखे क्योंकि नॉन करंट एसेट से रिलेटेड है। कितनी गिवन है? बर्नवार्ड की डोनेशन कितनी है भला? 75.75 करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में एक तो पेबल्स गिवन है, पेबल्स कितने हैं क्वेश्चन के अंदर? 38.9। क्वेश्चन फिजिकल अपने सामने रखा करें। पेबल के बाद आ जाता है जनाब एक रेंट है हमारा आउटस्टैंडिंग, 4.1 था या 1.4 था? 1.4। एक और भी और चीज आउटस्टैंडिंग थी, डायबिटीज का बिल 1.2। और कोई लायबिलिटी? रेंट वाली 1.4 लिख दी है। और कोई लायबिलिटी होनी चाहिए या नहीं है कोई? टोटल कितना आ गया इसका? 38.9 41 टोटल जर्नल फंड एंड लायबिलिटीज 237.8 75.1 कितना आ गया? 354 पॉइंट बराबर है। चैलेंज ये क्वेश्चन लेंथी जरूर होते हैं, टाइम टेकिंग भी होते हैं। अभी तो ये सिंपल है, पास पेपर का सवाल है, लेकिन हो सकता है लेकिन ये है कि परेशानी के बगैर सवाल करोगे तो फिर ये होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, 9 बज जाया करेंगे, ठीक है, परेशानी न ले। चले जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।